जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उनके स्थान का सही युग्म है। चलिए बताइए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन टिक कर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। बाकी जो अन्य ऑप्शन दिए हैं वह गलत है, तो अन्य ऑप्शन को सही कर लेते हैं। तो वेनेजुला और कोलंबिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं लास लानोस पाए जाते हैं। लास लानोस पाए जाते हैं। कैंपस जो पाया जाता है वह ब्राजील में पाया जाता है। ब्राजील में जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है कैंपस पाया जाता है। और पंपास जो पाया जाता है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। पंपास घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। स्टेपी घास के मैदान जो पाया जाता है वह मध्य एशिया में पाया जाता है। यह सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। स्टेपी कहाँ पाया जाता है, तो स्टेपी जो पाया जाता है वह मध्य एशिया में पाया जाता है। कहाँ, तो मध्य एशिया में पाया जाता है। आपका सवाना कहाँ पाया जाता है, तो सवाना जो आपका पाया जाता है वह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। लास नालोस जो है या वेनेजुला और कोलंबिया में पाया जाता है। और बाकी कैंपस जो है कैंपस वह ब्राजील में पाया जाता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे। आपसे पूछा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम संगीत के प्रति गहरी रुचि रखते थे। वह खाली समय में अक्सर बीड़ा बजाया करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करें तो इनका जो पूरा नाम था वह अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म जो हुआ था वह 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनको जो लोकप्रिय उपाधि मिली वह मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति बने कौन से नंबर के, तो भारत के राष्ट्रपति बने 11वें नंबर के। 11वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति बने 2002 से 2007 तक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है। तो डीआरडीओ का जो पूरा नाम है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है डीआरडीओ का पूरा नाम। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1958 में हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा कि कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन विजय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कारगिल युद्ध जो कि मई से जुलाई 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए सैन्य अभियान चलाया, उसे ऑपरेशन विजय कहा गया। यह युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर लड़ा गया था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी अभियान चलाया था जिसे ऑपरेशन सफेद सागर कहा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है। आपसे पूछा है कि भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लोकसभा यानी कि निचला सदन जिसे कहते हैं और राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, दोनों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। आपसे पूछा कि लिंगराज मंदिर जो है किस शहर में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 11वीं शताब्दी में सोमवंशी वंश के राजा ने इसका निर्माण कराया था। यह कलिंग शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर को एकाग्र क्षेत्र का मुख्य आकर्षण भी कहा जाता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक पर हो सकती है। इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान समय में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलागिरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धौलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत नेपाल में स्थित है। धौलागिरी विश्व का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है। इसका नाम संस्कृत के शब्दों धवल यानी कि सफेद और गिरी यानी कि पर्वत से लिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ब्रिटेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन स्कॉटिश वास्तुकार जॉर्ज ब्रिटेट ने किया था। इसका निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में किया गया था। यह स्मारक मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है और इसे 1913 में डिजाइन किया गया था। 1924 में पूरा किया गया। यह स्मारक इंडो सारास्वनिक वास्तुकला शैली का अद्भुत उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से होता है। यानी भारत की संसद द्विसदनीय है। राज्यसभा को ऊपरी सदन और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं लेकिन वह संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एनआरसी का शुद्ध पूर्ण रूप क्या है। आपसे पूछा कि एनआरसी का शुद्ध पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एनआरसी का मतलब है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। इसमें भारत के सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह सबसे पहले 1951 में तैयार किया गया था। वर्तमान में यह मुख्य रूप से असम राज्य से जुड़ा हुआ है जहां नागरिकता की पहचान के लिए इसे अपडेट किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। आपसे पूछा है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर पैंथिक लॉरेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा गया। इस मिशन के 3 सदस्य थे, सर पैंथिक लॉरेंस ये प्रमुख थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। इसका उद्देश्य भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना और सत्ता हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त करना था। इस मिशन की सिफारिशों पर संविधान सभा का गठन हुआ। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि किस मिशन से संविधान सभा का गठन हुआ, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से संविधान सभा का गठन हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। आपसे पूछा कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह जानना कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास
प्राप्त है या नहीं। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए बाध्य होगी। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी CPIM का गठन किस वर्ष किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1964 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन 1964 में हुआ। इसका गठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI से अलग होकर हुआ जब पार्टी के भीतर वैचारिक मतभेद उभरे। CPIM का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। इसका चुनाव चिन्ह हथौड़ा, दराती और सितारा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। आपसे पूछा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अधिकांश लोग इस प्रश्न को गलत करके आएंगे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 62 वर्ष। अधिकांश लोग ऑप्शन सी टिक करके आएंगे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित है, जबकि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 18। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। उसके तहत राज्य किसी भी नागरिक को उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। केवल शैक्षणिक व सैन्य विशिष्टताओं से जुड़ी उपाधियां जैसे डॉक्टर, मेजर, कर्नल आदि शुभ कार्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा है कि जोग जलप्रपात जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। यह जलप्रपात शरावती नदी पर बना है। इसे स्थानीय भाषा में जेरसोप्पा फॉल्स या गैरसोप्पा फॉल्स भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है। आपसे पूछा है कि रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अवधि में लिखा गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। इसे अवधि भाषा में रचा गया था। यह महाकाव्य भगवान राम के जीवन और आदर्शों पर आधारित है। इसे भारतीय साहित्य और संस्कृति में अत्यंत पवित्र और लोकप्रिय स्थान प्राप्त है। तुलसीदास ने इसे 16वीं शताब्दी में लिखा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 29। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसके तहत किसी भी वर्ग के नागरिक जिनकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है इसे संरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। आपसे पूछा कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। वन संरक्षण अधिनियम 1976 भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। इसका उद्देश्य था वनों की अवैध कटाई को रोकना, वन्य भूमि का संरक्षण और नियोजन करना, वन्य भूमि को औद्योगिक और गैर वन उपयोग के लिए केवल केंद्रीय सरकार की अनुमति से इस्तेमाल करने देना। तो ये रहे आपके टॉप
जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या है। आपसे पूछा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।